हमने देख लिया था सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला, है ना। अगर आपके पास एक फाइनाइट सोलेनॉइड है और उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, ठीक है, कोई पॉइंट P है, एक एंड को कनेक्ट करने पे एंगल बनता है θ1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, दूसरे को कनेक्ट करने पे एंगल बनता है θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया था हमारे पास म्यू नॉट Ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। इससे हम पॉजिटिव क्वांटिटी निकाल लेते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन के लिए हमने देख ही लिया था, अगर हर वायर में करंट इस तरह से बाहर आ रहा है और इस तरह से अंदर जा रहा है तो राइट हैंड रूल से जो हम लूप के लिए करते थे, फिंगर्स को अगर कर्ल करेंगे तो थंब किधर आ जाएगा, राइट साइड में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह होगी। इसी में हमने स्पेशल केस ले लिया था क्या, कि अगर सोलेनॉइड की लेंथ बहुत बड़ी हो जाए कंपैरिजन में रेडियस से, तो उसे हम कह देते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है। ऐसे केसेस में हमें पता लगा था कि अगर आपका सोलेनॉइड इनफाइनाइट है या लार्ज है तो उसके अंदर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है, जो कि इस तरह से हमने शो की थी, ठीक है ना। और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आई थी अंदर, वो आ गई थी म्यू नॉट Ni। इसी में एक केस जो हमें ध्यान रखना था वो ये था कि अंदर किसी भी पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो वो तो हमें मिलती है कितनी, म्यू नॉट Ni। लेकिन जस्ट एज वाले पॉइंट के लिए अगर बोला जाए तो एज वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट Ni/2, यानी अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड का हाफ। समझ आ रहा है सभी को? ये किसके लिए, इनफाइनाइटली लार्ज सोलेनॉइड के लिए। तो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, N है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड और I है करंट इन द सोलेनॉइड। बताओ ए पार्ट का आंसर क्या आएगा। θ1 और θ2 कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया हमारा θ1। लिख सकते हैं tan θ1 की वैल्यू हो जाएगी r/√3, यानी कि 1/√3। तो θ1 आपको मिल गया कितना, 30 डिग्री। सिमिलरली हमें ये वाली एंगल कैलकुलेट करना है, ये है आपका एंगल θ2, ठीक है ना। ये एंगल है θ2, तो मैं ये निकाल लेता हूँ अल्फा। tan अल्फा हमें मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, r/√3, यानी कि √3। और यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 60 डिग्री। तो θ2 कितना हो गया, θ2 आप कह सकते हो वो हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में रख दो, तो B की वैल्यू हमें मिलती है म्यू नॉट Ni/2 cos θ2 माइनस cos θ1। यह हमें मिल गया कितना, म्यू नॉट Ni/2 cos θ2 यानी कि cos 120 माइनस cos 30 डिग्री। समझ आया, एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री। यह आ गया म्यू नॉट Ni/2 cos 120 डिग्री माइनस 1/2 cos 30 डिग्री माइनस √3/2। तो माइनस बाहर निकाल लेता हूं, यह आ जाएगा म्यू नॉट Ni/2 √3 + 1/2। तो फाइनली आपका आंसर मैग्नीट्यूड में पूछा गया है, तो वो हमें कितना मिल जाता है, म्यू नॉट Ni/4 √3 + 1। समझ आई बात। बी पार्ट ट्राई कर लो सभी लोग। बी पार्ट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है पॉइंट P पे। चलो देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, तो पहले तो हमें कनेक्ट करना होगा एक एंड को। तो एक तो एंगल हो गया ये है हमारा θ1, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, इसे मैं अल्फा बोल देता हूँ। तो tan अल्फा आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, वो जाएगा r/r, यानी कि 1। और अल्फा हमें मिल गया कितना, 45 डिग्री। अल्फा अगर हमें मिल गया 45 डिग्री, तो आप कह सकते हो θ1 की वैल्यू कितनी है, वो है 135 डिग्री। θ2 कैलकुलेट करना चाहें तो θ2 के लिए जब आप दूसरा एंड कनेक्ट करने जाओगे, तो क्योंकि वो लगभग कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो θ2 की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, θ2 को मैं कह सकता हूं पाई। समझ आई ना बात। अब बस फॉर्मूले में रखना है, बी आ जाएगा म्यू नॉट Ni/2 cos θ2 यानी कि cos पाई माइनस cos θ1, तो cos 135 डिग्री। समझ आया। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट Ni/2 cos पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाएगी, -1 माइनस cos 135 डिग्री की कितनी वैल्यू हो जाएगी,
माइनस 1/√2, म्यू नॉट एन आई बाई 2√2, एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस √2, ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड, या √2 माइनस 1 लिख देना चाहिए अगर पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जल्दी से बता दो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से ही कर लेते हैं। यहाँ एज पे ले लो पॉइंट पी, आपका पॉइंट पी अगर एज पे है, एल लेंथ दी गई है और बोला गया है कि एल काफी ज्यादा है कंपेयर टू रेडियस, और एन दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो पी पॉइंट जो कि एज पे है क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ करना नहीं है इसमें, तो सिंपली फॉर्मूला रखना है आपको। एच पे आता था म्यू नॉट एन आई बाई 2, बस एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ कैपिटल एन दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, एन बाय एल। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन। सोलेनॉइड का इस तरह से नहीं, पर और किसी तरीके से यूज आएगा, आप देखोगे आगे फोर्स वाले क्वेश्चंस में। मेनली आपको इसकी फील्ड याद रखनी है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, अगर वो इन्फिनिटली लॉन्ग है तो। ठीक है, अगले पे चल लेते हैं, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। फील्ड का लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड बेसिकली क्या है, तो टोरॉइड भी एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि क्या किया जाता है, एक सर्कुलर कोर लिया जाता है इस बार, और उसके ऊपर वायर को काफी टाइटली वाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो एक डायग्राम है, और ये आप देख सकते हो रियल लाइफ में टोरॉइड कैसा दिखता है। तो ये भी कई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपने खोले होंगे बचपन में, कोई खिलौना वगैरह तोड़ा होगा, तो उसमें इस तरह का दिख सकता है आपको। ठीक है ना, थोड़ा सा सर्किट का पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, ये हो जाता है टोरॉइड। तो हम करते क्या है, इसमें कोई ट्यूब जैसा आप बेसिकली कोर ले लेते हो, किसी भी मेटल का बना हुआ ये ट्यूब जैसा कोर है, और इसके ऊपर काफी टाइटली वाइंड कर दिया जाता है किसको, वायर को, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस भी वही है जो सोलेनॉइड का पर्पस था। सोलेनॉइड का पर्पस था बेसिकली एक सर्कुलर रीजन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश कर पाना। तो हमने देख लिया था कि सोलेनॉइड के अंदर अगर वो इन्फिनिटली लार्ज हो जाता है, यानी कि रेडियस बहुत कम हो जाती है कंपेयर टू लेंथ, तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाती है, म्यू नॉट एन आई। टोरॉइड में क्या था, आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश करनी थी, लेकिन सर्कुलर फील्ड स्टैब्लिश करनी थी। वहां पे लीनियर फील्ड स्टैब्लिश हुई थी सोलेनॉइड के अंदर। तो टोरॉइड सोलेनॉइड का ही काम करता है, बस सर्कुलर यूनिफॉर्म फील्ड बनाता है। ऐसा करने से होगा कि हम देख सकते हैं कि हर एक लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा। तो टोरॉइड के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है वो कुछ इस तरह से मिल जाती है। ठीक है ना, और इसी को हम बोल देते हैं एक्सिस ऑफ टोरॉइड। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो सोलेनॉइड था उसे अगर घुमा के उसके दोनों एंड्स को मैं ज्वाइन कर दूं एक जगह पे, समझने की कोशिश करो, इस पे लीनियर फील्ड थी ऐसे, इसको अगर ऐसे घुमा के मैं दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दूं और ऐसा एक लूप जैसा फॉर्म कर दूं, तो फील्ड कैसी हो जाएगी, सर्कुलर हो जाएगी। तो ये सोलेनॉइड ही है, बस ये क्या है, गोल है, और पर्पस इसका क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना, लेकिन कैसी, सर्कुलर। अब इसमें भी इसे लार्ज कंसीडर करने के लिए क्या किया जाता है, इनर रेडियस अगर ए ली गई है, आउटर रेडियस अगर बी ली गई है, और एन बताए गए हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब जनरली यही होगा, आपको क्या बताया जाएगा, आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बताए जाएंगे टोरॉइड के लिए, जबकि सोलेनॉइड के लिए जनरली हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताए जाते हैं। तो ऐसा रखा जाता है कि ए और बी के रिस्पेक्ट में ए माइनस बी जो है वो कैसा रहे, बहुत ही स्मॉल रहे। यानी मैं कहना चाहता हूं बी माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन ए एंड बी, यानी कि दोनों जो दो रेडियस है उनके बीच का गैप बहुत छोटा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू वो रेडियस। तो एक कॉमन रेडियस ले ली जाती है जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ टोरॉइड। समझ आ रही ना बात, ये आर मैं कह देता हूं इस तरह से। तो आर अगर आपको रेडियस पता है तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हो कि इसके अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश होने वाली है वो कैसी होने वाली है, सर्कुलर होने वाली है। अब उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे सोलेनॉइड को हमने कट किया था, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, टोरॉइड को कट कर दूंगा ये। तो अब देखो, अगर इस पे वायर इस तरह से लपेटा गया है तो इन सभी जगह से करंट बाहर आ रहा होगा, और इन सभी जगह से करंट क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा।
इस तरह से घूम रहा है करंट। समझ आ रही ना बात? मान लेते हैं करंट जो फ्लो कर रहा है टोरॉइड में वो आई है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए? आपको चाहिए टोरॉइड की एक्सिस पे, जो कि हम मानते हैं यहां पर है पी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? वही मैं एक एम्पियर्स लूप अज्यूम कर लूंगा। कितनी रेडियस का? आर रेडियस का। और आपको पता है कि साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डीएल ये क्या हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई इन बी, मान लिया यहाँ पे यूनिफॉर्म है पूरी एक्सिस पे, इंटू डीएल। तो इस लूप की लेंथ जो हम देख सकते हैं वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी 2 पाई आर। ये होना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई इन। तो हर एक लूप आई करंट फ्लो कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन है। तो टोटल करंट जो अंदर है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एन इंटू आई। और बी की वैल्यू आपको मिल जाती है कितनी? म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। ठीक है ना? तो ये हो जाता है टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। आप देखो तो ये सोलेनॉइड की ही फील्ड है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं म्यू नॉट एन आई। मैं बस क्या कह दूंगा कि एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो वही चीज लिखी हुई है, एन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ लूप 2 पाई आर। तो वही तो स्मॉल एन है हमारा। ठीक है ना? तो ये हो जाता है हमारा टोरॉइड। किसी को कोई डाउट? वो है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, और उसको हमने डिराइव किया था कैपेसिटर में। वही चीज यहाँ पे होगी। अभी हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसे डिराइव करेंगे हम ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? क्योंकि उसके लिए इंडक्टेंस समझना जरूरी है। तो बोला किसे जाएगा? एनर्जी डेंसिटी सिंपली हम कह देंगे बेसिकली मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो वैसे ही किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस रीजन में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। समझ आ रही है ना बात? और वही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम डिफाइन कर देते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए, वो हो जाता है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो जाती है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, जहां बी क्या है? किसी भी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी बता सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बस पता होना चाहिए टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम। टोटल एनर्जी किसी भी वॉल्यूम में अगर आपको निकालनी है मैग्नेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगी डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? एनर्जी स्टोर्ड इन किसी भी वॉल्यूम, अगर आपको डेंसिटी पता है तो। समझ आ रहा है क्या? तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक इनफाइनेटली लार्ज वायर दिया गया है जो कि कैरी कर रहा है करंट आई, और पास में एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है एल, और इनके बीच का सेपरेशन है डी, और बोला गया है डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो आपको बताना है शेडेड रीजन, यानी कि इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो यहां हमें हिंट दिया गया है कि डी जो है वो बहुत ही बड़ा है किससे? एल से। यानी इस पूरे क्यूब के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस पे हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, जो कि इनफाइनाइट वायर के लिए होती है। और बस एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी, यानी कि म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, ये हो गया बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये हुई एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी स्टोर्ड। सिंपल है। अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा? अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। इसमें क्या है? इसमें हमारे पास दो हॉलो इनफाइनेटली लार्ज वायर्स हैं। दो हॉलो इनफाइनेटली लार्ज वायर्स हैं और दोनों के बीच में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है हमें ये कैलकुलेट करना है। बताओ जरा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो इस वायर और इस वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किसकी वजह से आएगी? तो बाहर वाला वायर तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता नहीं है,
मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले वायर की वजह से आने वाली है इन दोनों वायर्स के बीच में। अब हमें पता है कि एक्सिस से जैसे जैसे दूरी बदलेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, बदलेगी। तो मैं क्यों ना यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस का हॉलो सिलेंडर कंसिडर कर लूं इस तरह से, ठीक ना। कितनी थिकनेस का मान लिया मैंने, dx थिकनेस का, और इसमें जो छोटी सी एनर्जी स्टोर्ड है वो लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो जो छोटी सी एनर्जी आएगी dE, उसकी वैल्यू होगी यहां पे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एनर्जी डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस दूर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू नॉट I। इसके लिए तो बाहर वाला पॉइंट है, अंदर वाले वायर के लिए बाहर वाला पॉइंट है, तो म्यू नॉट I बाय 2πx यूज कर सकते हैं सीधे। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये हुई यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ हमारा एलिमेंट। तो वॉल्यूम हो जाएगी क्या, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πx इंटू लेंथ। तो लेंथ तो हम पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, या एल लिख दो यहाँ पे, एल लेंथ माननी है तो, इंटू थिकनेस जो कि है dx। तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ को मैं क्या कह सकता हूं, एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो आई है आपके पास वो आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर x इंटू 2π dx, ठीक है ना। इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, क्योंकि x की लिमिट a से लेके b तक है। क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 4π, ठीक है ना। ये बाहर आ गया हमारे पास। इंटीग्रेशन में क्या बचा, इंटीग्रेशन में बचा 1/x dx। इसे हम a से b तक इंटीग्रेट करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन ln x आ जाता है हमारे पास। क्या आ गई वैल्यू, वैल्यू आ गई म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 4π ln b बाय a। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान दिया होगा तो ये आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, आसान वाला थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो काफी आसान वाला है। मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कितनी होती है, म्यू नॉट NI। तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये आ गई टोटल एनर्जी स्टोर। अच्छा क्वेश्चन जो है वो थर्ड वाला है, थर्ड वाला ट्राई करो सभी लोग। क्यूब के अंदर स्टोर्ड एनर्जी आपको बतानी है, एलिमेंट ही लेना है। आप यहां से एक्स पे चले जाओ और एक dx थिकनेस का एलिमेंट ले लो, तो कैसा आ जाएगा, कुछ ऐसा एलिमेंट आ जाएगा ना। इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी निकाल दो और इसे इंटीग्रेट कर दो। कर सकते हैं शायद सभी लोग। तो क्या करूंगा, x डिस्टेंस पे एनर्जी डेंसिटी निकाल दूंगा। छोटी सी एनर्जी क्या आ जाएगी, छोटी सी एनर्जी आ जाएगी, x डिस्टेंस पे एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट I बाय 2πx स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये हो गई एनर्जी डेंसिटी इंटू ये छोटी सी वॉल्यूम। तो ये है स्क्वायर का एरिया इंटू थिकनेस dx। स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर और थिकनेस कितनी है dx। इसी को सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, पहला एलिमेंट जो आप लोगे एल पे लोगे और आखिरी एलिमेंट जो लोगे आप 2l डिस्टेंस पे लोगे, ठीक है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, एल स्क्वायर। इंटीग्रेशन बचेगा किसका, 1/x स्क्वायर का, समझ आया, इंटू dx। लिमिट है l से लेके 2l तक। पुट कर देंगे, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 8 पाई, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/x। लिमिट लगा दोगे l से लेके 2l तक, ठीक है ना। ये मिल जाएगा आपको कितना, 1/l में यानी 1 तो ये आ गया म्यू नॉट I स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 16 पाई स्क्वायर एल, एल से एल कट जाएगा तो म्यू नॉट I स्क्वायर एल बाय 16 पाई स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालनी आती है तो एनर्जी डेंसिटी से हम टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक खत्म हुआ है जो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या सीखा हमने, ध्यान करो, कहानी वहीं से चल रही है। ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था
पार्टिकल को फेंका था, पार्टिकल अपने पाथ से डिविएट हुआ था। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने कंक्लूजन में बोला था क्या, कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है और हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब हम उसके दूसरे पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं, जो कि क्या था, जो कि था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होता है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो अब आपको स्टडी करना है क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो ऑब्वियस है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझ आई होगी, निकालनी नहीं आई होगी, तो आप मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ आ गया हो एटलीस्ट। ठीक है, तो अब फील्ड समझ गए, अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो उसी एक्सपेरिमेंट की बातें मैंने वापस लिख दी है। क्या था कि अगर आप कंपास रखते हो करंट कैरिंग वायर के पास तो वो डिफ्लेक्ट होगा, जिससे हमें पता लगा कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जिसके पास अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसे एक्सप्लेन कैसे किया गया, तो एक्सप्लेन किया गया कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, मूव कर रहा है, उसको क्या एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पाथ क्या हो रहा है, डिविएट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे उसी मैग्नेटिक फोर्स की। तो अब एक बार उनको पता लग गया कि भाई वायर के पास में अगर आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाता है। तब उनने क्या किया, बार बार एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और देखा कि इसका डिविएशन किन किन चीजों से प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये चीज क्लियर हो चुकी है कि डिविएशन हुआ है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो जब उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स की कैलकुलेशन की, अलग अलग चार्जेस को लेके, अलग अलग करंट की वैल्यूज को लेके, अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करके, तो उन्हें पता लगा कि फोर्स जो था वो प्रोपोर्शनल था मैग्नेटिक फील्ड के। यानी जिस पॉइंट पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, साथ ही साथ वो प्रोपोर्शनल था चार्ज ऑन पार्टिकल के। जितना ज्यादा चार्ज था उतना ही ज्यादा फोर्स लग रहा था, और वो प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के। जितनी तेज आप पार्टिकल को फेंक रहे थे उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लग रहा था। और प्रोपोर्शनैलिटी देखी गई साइन थीटा के साथ। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा जहां पे था एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट अ पॉइंट। यानी कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को इस तरह से फेंका है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल है थीटा। तो देखा गया कि ये साइन ऑफ थीटा के साथ भी प्रोपोर्शनल आ रहा था। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई गई और आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का फॉर्मूला दे दिया गया, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। समझ आ रही है बात? ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगले इस टॉपिक के लिए, जो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय क्यू वी क्रॉस बी। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पे ध्यान से सुनना। पहली चीज, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किससे पता लगेगी, तो डायरेक्शन इसकी हमेशा आने वाली है v क्रॉस b के अलोंग, यानी कोलिनियर रहेगी किसके साथ, v क्रॉस b के साथ। अब हम साफ देख सकते हैं अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर q आपका पॉजिटिव है तो f की डायरेक्शन v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो फिर f की डायरेक्शन और v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। समझ आया? यानी आपको क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, v क्रॉस b से। अच्छा, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, राइट हैंड पाम रूल हम सीख चुके हैं। v क्रॉस b आ गया है यहाँ पे, तो v की तरफ आपको क्या करना है, थंब रखना है, और b की तरफ अपनी फिंगर्स को क्या करना है, पॉइंट करना है। v की तरफ थंब और b की तरफ फिंगर्स को पॉइंट। पाम जो होगा वो डायरेक्शन दे देगा किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के अलोंग, नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के ऑपोजिट। और क्या क्या पता लगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फोर्स होगा वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि ये v क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं।
तो आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हाँ भाई सब एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्वियस मैंने बोला तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो प्रोपोर्शनल है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि फोर्स हमेशा एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता लगेगी जो कि कई क्वेश्चंस में यूज होगी, ध्यान से सुनना। वो है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कितना जीवन आसान हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार आपसे पूछा जाता था क्या, कितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। यहां पे हमें पता है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि फोर्स हमेशा ही कैसा है, परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से। यानी फोर्स की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर ही रहने वाली है किसी भी एक इंस्टेंट पे मैं अगर देखूं। ये उसी तरह की बात है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो स्ट्रिंग का टेंशन होता है वो उस पार्टिकल पे कितना वर्क करेगा। तो टेंशन कभी भी कोई वर्क नहीं कर पाता क्योंकि टेंशन भी हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का कभी भी आपसे वर्क डन पूछा जाए, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कभी भी वर्क डन पूछा जाए, हमेशा आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें एक चीज पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो आने वाला है, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकता। कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब सब कुछ क्लियर हो रहा होगा तुम्हें। याद करो एक्सपेरिमेंट में करंट कैरिंग वायर के पास अगर आपने चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखा था तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। और सीधी सी बात है, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है जीरो। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क कर नहीं सकता, वो काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं सकता, तो वो इसे मोशन में लेके नहीं आ सकता। तो फिर मैग्नेटिक फोर्स करता क्या है? तो हम कह देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है वेलोसिटी से, तो ये सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदल सकता है, लेकिन ये पार्टिकल की स्पीड को कभी भी नहीं बदल सकता। तो आपको ये याद रखना है कि इट कैन नॉट चेंज स्पीड। और क्या कर सकता है, कैन ओनली चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये सारी चीजें किस पर बेस्ड हैं कि इसका वर्क डन हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी चेंज कर सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि वो डायरेक्शन बदल सकता है। लेकिन कोई बोले कि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता कभी भी। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अगला पॉइंट है कि ये सुपरपोजिशन के लॉ को फॉलो करता है। वो तो सभी लोग करते हैं कि नेट फोर्स एट एनी पार्टिकल, अगर कई सारी मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में है तो वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी सुपरपोजिशन के लॉ को फॉलो करेगा। यानी नेट फोर्स होगा वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है ना, बल बोला है मैंने काफी हिंदी में। अगला पॉइंट देख लो, आखिरी पॉइंट है, इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन इट इज जीरो। वो तो बड़ा ही ऑब्वियस सा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है या उसके ऑपोजिट पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा, क्योंकि V इज पैरेलल टू B, तो V क्रॉस B सिंपली क्या हो गया, जीरो वेक्टर। हमें पता भी है दो पैरेलल वेक्टर्स या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। क्या सबको क्लियर है क्या पढ़ा हमने? आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना है QV क्रॉस B और उसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम डायरेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से मैं कुछ क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्शन के लिए दे रहा हूं ताकि किसी को डाउट ना हो जब हम मैग्नीट्यूड निकालना शुरू करें तब। डायरेक्शन हमेशा कैसे निकाली जाएगी? हमेशा डायरेक्शन आप निकालोगे V क्रॉस B से, फिर देखोगे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो V क्रॉस B के अलॉन्ग, नेगेटिव है तो V क्रॉस B के परपेंडिकुलर। और आपको हमेशा क्या याद रखना है कि फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लो। तो पहला एग्जाम्पल ये लिया है मैंने जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बताई गई है।
और एक चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है v स्पीड से। हमें बताना था कि ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, यानी इसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या आने वाली है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, v की तरफ अपना थंब प्लेस कर दूंगा, क्योंकि वो पहले लिखा गया है v क्रॉस b में। तो v की तरफ थंब प्लेस कर दिया और b की तरफ अपने फिंगर टिप्स को पॉइंट करूंगा, तो वो है इनटू द प्लेन। तो आप v क्रॉस b करोगे तो आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी ऊपर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये डिफ्लेक्ट भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। समझ आई बात? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर की तरफ दी गई है और एक चार्ज पार्टिकल है जिसे हमने स्पीड दी है नीचे की तरफ। पूछा जाए किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। मैं v की तरफ अपना थंब प्लेस करूंगा, यानी थंब आपको पॉइंट करना है नीचे की तरफ, और b की तरफ अपने फिंगर टिप्स को पॉइंट करूंगा, b यानी कि आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर आप v क्रॉस b करोगे तो आपके जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी लेफ्ट की तरफ। तो पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा किधर, लेफ्ट। समझ आ रही है बात? तो पहले पार्ट का आंसर तो जाएगा अप और सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा लेफ्ट। क्या सबको क्लियर हुआ है? सिर्फ राइट हैंड पाम रूल है। क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। चलो भाई, आपको बताना है इनके टर्म्स में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन। ई है इलेक्ट्रॉन, पी है प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो की गई है, ठीक है ना। आपको बताना है कि पार्टिकल किस तरफ डिफ्लेक्ट होने वाला है। ए पार्ट का, पहले पार्ट का बताओ सभी लोग। तो ए में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन बताई गई है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है किधर, लेफ्ट की तरफ। पहले तो मुझे वी की तरफ अपना थंब अलाइन करना था, ये मैंने कर लिया। अब बी की तरफ मुझे फिंगर टिप्स पॉइंट करनी थी, तो बी तो इनटू द प्लेन है। इनटू द प्लेन के लिए अगर आप फिंगर टिप्स को अंदर करोगे तो आपका पाम किधर पॉइंट करेगा, नीचे की तरफ आपका पाम पॉइंट करेगा। तो फोर्स किधर आना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। पर ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, और मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के ऑपोजिट होगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा ऊपर की तरफ। तो ये डिफ्लेक्ट किधर होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा ऊपर की तरफ। तो आंसर आपका क्या आने वाला है, नॉर्थ। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? ध्यान देना है साइन के ऊपर भी, पहले हमें डायरेक्शन निकाल लेनी है फिर साइन के ऊपर। बताओ भाई बी पार्ट का आंसर क्या आएगा। बी पार्ट में प्रोटॉन है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया है नीचे की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या आएगी? तो v है आपका नीचे की तरफ, तो थंब नीचे की तरफ और b बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे तो फोर्स जो आएगा वो लेफ्ट में आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन का, वेस्ट। समझ आया? सी पार्ट का बता दो भाई। मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है लेफ्ट की तरफ, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये तो हमें पता ही है, याद ही रखना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। डी पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और पार्टिकल को बाहर प्रोजेक्ट किया गया है, तो फिर से वही चीज हो गई। हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो नो डिफ्लेक्शन। ई पार्ट में एक इनफाइनाइट वायर लिया गया है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ। तो पहले तो आपको वायर की वजह से यहां पे फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला था I क्रॉस R। अब देखो ऐसी गड़बड़ होने लग जाती है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। I क्रॉस R अगर हम करें तो I की तरफ थंब रखो, ये हो गया आपका थंब की डायरेक्शन और ये हो गई R वेक्टर की डायरेक्शन। तो I क्रॉस R आपको कहां मिल जाएगा, इनटू द प्लेन, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब फोर्स का फॉर्मूला है V क्रॉस B। तो वेलोसिटी की तरफ थंब और अंदर की तरफ फिंगर टिप्स को पॉइंट करेंगे B, तो फोर्स किधर आएगा, फोर्स आएगा भाई आपका लेफ्ट में। तो डिफ्लेक्ट किधर हुआ ये पार्टिकल, वेस्ट। समझ आया? पार्ट का बता दो आंसर। एफ पार्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड बताई गई नीचे की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया गया है राइट की तरफ। हाँ भाई, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए थंब तो रहेगा ई की तरफ, V क्रॉस B, B आपका नीचे की तरफ। तो राइट हैंड से करोगे V क्रॉस B,
तो पाम आ जाएगा आपका इनटू द प्लेन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो ये कहां जाएगा, उसका उल्टा, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा वर्टिकली अप। ठीक है ना, ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज है। अब बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, तो थंब आपको रखना है ऊपर की तरफ और ये है आपका आर वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर, बी वेक्टर। तो v क्रॉस बी अगर आप करोगे v क्रॉस बी, तो फोर्स आएगा आपका राइट की तरफ, राइट की तरफ यानी कि ईस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो जहां फोर्स आया ये वहीं चला जाएगा। तो प्रोटॉन के लिए तो ईस्ट और इलेक्ट्रॉन के लिए वर्टिकली अप। किसी को डाउट है तो बोलो। तो एक स्क्वायर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, और एक प्रोटॉन को अंदर इस तरह से फेंका जा रहा है राइट की तरफ, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो देख लेते हैं, ये भी एक लूप है, तो आप देख सकते हो कि सारे वायर्स किधर फील्ड बनाएंगे। एक वायर के लिए अगर आई क्रॉस आर करूं मैं तो इनटू द प्लेन आ रही है, हर एक वायर के लिए इनटू द प्लेन ही आएगी। या लूप के लिए तो सीधे सीधे हाथ घुमा के भी देख सकते हैं आप, इस तरह से हाथ घुमाओगे थंब कहां जाएगा, नीचे की तरफ, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब आपको करना है v क्रॉस बी, तो v है राइट की तरफ और b है अंदर की तरफ, तो v क्रॉस बी आप करोगे, फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ, पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्थ में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ आया? H का आंसर बता दो। तो H में एक इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है और उसमें एक कैविटी है, कल ही हमने पढ़ा है। कैविटी के अंदर, कैविटी के सेंटर से इलेक्ट्रॉन को वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्थ और वर्टिकली अप में क्या डिफरेंस है, तो कैसे बताऊं, तुम अपने घर से निकलोगे और नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। तुम पैदल चलोगे तो तुम नॉर्थ डायरेक्शन में चल सकते हो, पर तुम वर्टिकली अप डायरेक्शन में नहीं चल सकते अनलेस तुम उड़ पाते हो। मुझे नहीं लगता तुम उड़ पाते होगे। तो वर्टिकली अप मतलब होता है ऊपर, कोई भी आदमी ऊपर की तरफ नहीं चल सकता, जैसे जमीन में गड्ढा खोद के नहीं चल सकता। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। आप ईस्ट की तरफ चल सकते हो, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। अप होता है ऊपर, नॉर्थ और अप में अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले तो निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो सिंपली आई क्रॉस आर से निकलती है। हमें पता था कि दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगी फील्ड, तो आई क्रॉस आर करूंगा मैं, फील्ड आई किधर, नीचे की तरफ। तो यहां एक यूनिफॉर्म फील्ड है और उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउन, यानी कि साउथ की तरफ। अच्छा, अब आपको बस v क्रॉस b करना है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या दी गई है, तो वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रॉन की दी गई है लेफ्ट की तरफ और b है आपका नीचे की तरफ। तो v क्रॉस b अगर आप करोगे, v क्रॉस b, तो ये आ जाएगा आपका आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे फोर्स कहां लगता है, उल्टा लगता है, यानी कि इनटू द प्लेन। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां, तो ये जाएगा वर्टिकली डाउन, और वर्टिकली डाउन आपका आंसर होगा। समझ आई क्या बात? कल ही हमने सीखा था कि पहले तो आपको कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी, वो आ गई किधर, नीचे की तरफ। अब आपको करना था v क्रॉस b, तो वो आया आउट ऑफ द प्लेन, पर ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो आया इनटू द प्लेन। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बोलो। तो काफी लोग इनटू द प्लेन कह रहे हैं, फिर पता नहीं आंसर उनका सही कैसे नहीं है, देख लो। तो बात वही है, आपको क्या सिखाया गया कि आपको राइट हैंड रूल से लूप के लिए डायरेक्शन निकालनी होती है, ठीक है ना। तो आप राइट हैंड रूल से लूप के लिए अगर डायरेक्शन निकालोगे तो वो आएगी आपकी आउट ऑफ द प्लेन, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो कहां है, आउट ऑफ द प्लेन है। लेकिन इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है इनटू द प्लेन। और ऐसा क्यों होता है वो मैं समझा सकता हूं इस तरह से। आप अगर लूप कंसिडर करो इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ, और उसमें करंट मान लेते हैं कि यहां से बाहर आ रहा है और यहां से अंदर जा रहा है। तो अगर हम इस तरह से हाथ घुमाएंगे तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो कुछ इस तरह से आती है। यहां तक सब एग्री कर रहे होंगे। लेकिन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, लेकिन कहां पर, लूप के अंदर। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए इस तरह से आएंगी, तो लूप के बाहर किसी प्लेन में अगर मैं बोलूं किसी पॉइंट पर, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट।
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो आई बाहर, लेकिन वो फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकली होगी, ऐसे घूमी होगी और वापस से अंदर जाने के लिए यहां पे इनटू द प्लेन आ जाएगी। तो इससे हमें पता लगा कि लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन। अब मैं कर लूंगा V क्रॉस B। तो अगर आप V क्रॉस B करोगे तो वो आएगा नीचे की तरफ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ, और आंसर हमें क्या मिलेगा, नॉर्थ। तो आपका इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्लेक्ट होगा, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम रट लो आप कि अगर आपको लूप दिया गया है, ठीक है ना, ये चीज एकदम रट लो कि आपको लूप दिया गया है, उसमें करंट इस तरह से है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है, कैसा भी लूप हो सकता है, मैं सर्कुलर ही नहीं कैसे भी शेप का हो, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अंदर की तरफ। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है उसकी ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बाहर होती है उस लूप की वजह से। किसी भी शेप का लूप हो सकता है। समझ आया कि जल्दी जल्दी से आंसर देना, जे का आंसर क्या हो जाएगा। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये वापस से आएगा हिस्ट्री में, याद मतलब फ्यूचर में, ध्यान रखना। और तब भी काफी ज्यादा लोग गलती बताएंगे क्योंकि ऐसा हमेशा हुआ है। इस वायर की वजह से आई किधर है, इसका आई है इनटू द प्लेन, तो आई क्रॉस आर, आई क्रॉस आर किया, मैग्नेटिक फील्ड आई नीचे, इसकी वजह से आई है बाहर की तरफ, तो आई थंब को बाहर की तरफ और क्रॉस आर तो किधर आया, फिर से नीचे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां है, नीचे। अब करना है V क्रॉस B, तो V राइट की तरफ, B नीचे, V क्रॉस B करोगे इनटू द प्लेन, प्रोटॉन है तो कहां चला जाएगा, इनटू द प्लेन या वर्टिकली डाउन। ये आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। क्यों गलतियां हो रही हैं भाई, अब तो बुढ़ापा आ गया, कर कर कितने सवाल कराए जाएं। एल कर लो फटाफट, जल्दी करना, 1.5 मिनट बाकी है, ठीक है। अगला मैं वापस से सेशन स्टार्ट नहीं करने वाला, जल्दी से आंसर बता दो इसका, ठीक है ना। एल का आंसर बताओ फटाफट। एल एक इन्फाइनेटली लार्ज वायर, हाई करंट, इलेक्ट्रॉन को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है और प्रोटॉन को भी ऐसे ही प्रोजेक्ट किया गया है, पैरेलल टू वायर। जल्दी से आंसर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की तरह जाएगी, आई क्रॉस आर अगर आप करोगे तो यहां आएगी इनटू द प्लेन और यहां आएगी आउट ऑफ द प्लेन। अब बस V क्रॉस B करना है, तो ये B की डायरेक्शन यहां है, ये B की डायरेक्शन यहां है। I क्रॉस B करेंगे तो फोर्स आया इस तरफ परपेंडिकुलर, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, साउथ ईस्ट। और इसके लिए अगर किया जाए तो V क्रॉस B करेंगे, फोर्स आएगा किधर, इस तरफ आना चाहिए था, पर इस पे किधर लगेगा, उसका ऑपोजिट, यानी कि इस तरफ। तो इस पे भी किधर आ जाएगा, साउथ ईस्ट। तो दोनों पर ही फोर्स किधर लग रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है।